दोस्तों स्टडी 91 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज आप सभी के लिए मैं लेकर हाजिर हुई 11 मार्च के सबसे महत्वपूर्ण करंट अफेयर के प्रश्नों को। तो चलिए देखते हैं दोस्तों कि कौन कौन से प्रश्न आज हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, जरा उन पर ध्यान दीजिएगा। इसके अलावा दोस्तों हमारी टीम के द्वारा लेखपाल परीक्षा के लिए दोस्तों कुछ किताबें लॉन्च की गई। अगर आप इन सीरीज को परचेज करते हैं तो जान लीजिए आपकी तैयारी बहुत ही गजब की हो पाएगी, क्योंकि आपके परीक्षा के हिसाब से इस किताब को तैयार किया गया है, जिसे आप अपने नियर बाई बुक स्टॉल से परचेज कर सकते हैं या फिर आप हमारे वेबसाइट या एप्लीकेशन के माध्यम से भी इन किताबों को ऑर्डर कर सकते हैं। आपको किसी भी तरह का अलग से कोई शिपिंग चार्ज नहीं देना है, कोई अलग से चार्ज आपको नहीं देना, सिर्फ किताब का जो प्राइस है दोस्तों वही आपको पे करना है। ये किताबें आपके घर तक पहुंचाई जा रही हैं, ये भी ध्यान दीजिएगा। इसके अलावा स्टडी 91 के टीम द्वारा दोस्तों बहुत सारे ऑनलाइन कोर्स भी स्टार्ट किए गए हैं। तो आप अगर किसी भी परीक्षा की तैयारी करें दोस्तों तो एक मौका हमें जरूर दीजिए और हमारे कोर्स को ज्वाइन कीजिए। अगर आपको ये जानना है, परखना है कि वाकई स्टडी 91 पर क्लास कैसी चलती है, तो मैं आपसे कहूंगा सिर्फ एक बैच आप देखिए, हिंदी इंडिविजुअल का बैच लेकर के आप कहेंगे कि वाकई सर जो आप बता रहे हैं ना बहुत ही गजब का है, फिर आपको भरोसा हो जाएगा। ये हमारे हेल्पलाइन नंबर दिए गए दोस्तों, इन पर कॉल करके आप संपर्क कर सकते हैं। किसी भी बैच के बारे में, किताबों के बारे में या किसी भी चीज के बारे में आप इंफॉर्मेशन प्राप्त कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों आज के सवालों का सिलसिला। जरा ध्यान दीजिएगा, पहला सवाल ये रहा आपकी स्क्रीन पर, ध्यान से सोच समझकर आप इन सवालों का जवाब दीजिएगा। ठीक है, पहला सवाल है कि हाल ही में भगवान बुद्ध की दुनिया की सबसे लंबी प्रतिमा, जी हां दोस्तों, ऊंची की बात नहीं कर रहा दोस्तों, दुनिया की सबसे लंबी प्रतिमा का उद्घाटन दोस्तों कहां पे होने वाला? अभी उद्घाटन है दोस्तों, उद्घाटन तो फिलहाल होगा 2023 में। उद्घाटन कब होगा दोस्तों? उद्घाटन इसका होगा 2023 में। अभी चर्चा में चल रहा था दोस्तों, ये आपको ये बताना है कि ये प्रतिमा बन कहां रही है। और ध्यान दीजिएगा, यहां ऊंची की बात नहीं किया, यहां लंबी की बात किया है। क्यों? क्योंकि दोस्तों ये शयन मुद्रा में प्रतिभा स्थापित की जा रही है। किसमें? शयन मुद्रा में। याद रखेगा, शयन मुद्रा में भारत में एक और प्रतिमा बनी हुई है बुद्ध जी की, जो बनी हुई है दोस्तों कुशीनगर में। कहां पर? कुशीनगर में भी दोस्तों जो प्रतिमा है ये भी शयन मुद्रा में है। और अभी जिस प्रतिमा की हम बात कर रहे हैं दोस्तों, ये बनी है बोध गया में। बोध गया वह स्थान है जहां महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। क्या हुआ था? याद रखेगा, बोध गया में महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, याद रखेगा। ठीक है, और अगर हम बात करें कुशीनगर में, तो कुशीनगर में दोस्तों महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ था। महापरिनिर्वाण मतलब जहां पर उन्होंने अपने प्राण त्यागे थे वह स्थान था। ठीक है, इसको याद रखेगा। लुंबिनी में दोस्तों जन्म हुआ था, याद रखेगा, लुंबिनी में महात्मा बुद्ध जी का जन्म हुआ था। और ऋषिपत्तनम में महात्मा बुद्ध ने अपना उपदेश दिया था। ऋषिपत्तनम कहां पे दोस्तों? याद रखेगा, ऋषिपत्तनम है सारनाथ में। सारनाथ कहां है दोस्तों? सारनाथ है वाराणसी में। कहां में है? वाराणसी में है, याद रखेगा। सबसे पहले अपने 5 शिष्यों को महात्मा बुद्ध ने यहीं पर उपदेश दिया। ठीक है, यहीं दोस्तों ऋषिपत्तनम में धमेक स्तूप है, याद रखेगा, धमेक स्तूप कई बार आपके परीक्षा में पूछा गया है, याद रखेगा। जो आज का सही उत्तर है वो क्या दोस्तों? याद रखेगा, बोध गया आपका सही जवाब है, जहां पर महात्मा बुद्ध की 100 फीट लंबी, जी हां दोस्तों, कितना? तो याद रखेगा 100 फीट लंबी, 100 फीट लंबी दोस्तों यह प्रतिमा बनाई जा रही है। याद रखेगा, दुनिया की सबसे लंबी प्रतिमा है महात्मा बुद्ध जी की। ठीक है, प्रतिमा की बात आती दोस्तों, तो भी हाल ही में मोदी जी ने तेलंगाना के हैदराबाद में उद्घाटन किया है संत रामानुजाचार्य की प्रतिमा का, जो दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची बैठी हुई प्रतिमा है। कौन सी? याद रखेगा, संत रामानुजाचार्य, संत रामानुजाचार्य की प्रतिमा दोस्तों, याद रखेगा, ये 216 फीट ऊंची है, याद रखेगा। और दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची बैठी हुई प्रतिमा, बैठी हुई मतलब ये खड़े नहीं है, बैठी हुई मुद्रा में है, याद रखेगा। ठीक है, ये भी कुछ दिन पहले चर्चा में चल रहा था। हैदराबाद में दोस्तों इसका उद्घाटन मोदी जी ने किया है। कहां पर? हैदराबाद में मोदी जी ने उद्घाटन किया। यहां पे जो आपका सही जवाब है ये बोध गया हो जाएगा, इसको भी याद रखेगा। बाकी बहुत सारी बातें यहां दी गई हैं, आप इन बातों को पढ़िएगा आराम से, पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए मैं आपको लेके चलता हूं दोस्तों, भारत में पहली बार या विश्व में पहली बार, मतलब जब कभी ऐसे सवाल आते हैं ना तो हम लोग ये वाली लिस्ट को अपडेट करते हैं। जरा रिवीजन कीजिए कभी करंट अफेयर में कौन कौन से प्रश्न चर्चा
में थे? एक बार रिवीजन कीजिए। पहला सवाल ये हो गया कि भगवान बुद्ध की दुनिया की सबसे लंबी, ऊंची मत बोलिएगा, लंबी प्रतिमा, ये 100 फीट लंबी प्रतिमा दोस्तों जो बनाई जा रही है बोध गया में। बोध गया है कहां पर दोस्तों? तो बिहार में है, वो भी याद रखेगा। करा सौर ईंधन का प्रयोग करने वाली पहली एयरलाइन कौन है? जी हां दोस्तों, जो सौर ईंधन का इस्तेमाल करने वाली, किसकी इस्तेमाल करने वाली है? सौर ईंधन का। तो स्विस एयरलाइन जो है दोस्तों, स्विस एयरलाइन याद रखेगा, सौर ईंधन की इस्तेमाल करने वाली पहली एयरलाइन बन चुकी है। करा किस स्थान पर 10 मिनट में 11.71 यानी 11,71,000 मिट्टी के दिए दोस्तों जलाए गए हैं? ये जलाया गया महाकालेश्वर। महाकालेश्वर उज्जैन में है। महाकालेश्वर का ज्योतिर्लिंग है दोस्तों भगवान शिव का, उज्जैन में क्षिप्रा नदी के तट पर, वहीं पर दोस्तों जलाया गया। तो याद रखेगा उज्जैन कहां है दोस्तों? याद रखेगा क्षिप्रा नदी के तट पर है। क्षिप्रा नदी को मालवा की गंगा भी कहते हैं, याद रखेगा, सवाल कई बार आया है। सड़क पर रहने वाले जानवरों के लिए भारत की पहली एम्बुलेंस सेवा। जी हां दोस्तों, जो जानवर सड़क पर रहते हैं उनके उपचार के लिए, उनको दवाई दर्पण के लिए दोस्तों पहली बार एम्बुलेंस सेवा शुरू किया गया। चलती फिरती एम्बुलेंस सेवा, यह तमिलनाडु राज्य सरकार के द्वारा स्टार्ट किया गया। याद रखेगा तमिलनाडु आपका सही जवाब होगा। ठीक है। करा किस संस्था ने गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंशियल टेक सिटी, जिसे आप गिफ्ट सिटी कहते हैं दोस्तों, इस गिफ्ट सिटी में कौन सी संस्था अपना एक कार्यालय खोलने वाली है? तो संस्था का नाम है न्यू डेवलपमेंट बैंक। क्या नाम है? न्यू डेवलपमेंट बैंक। ध्यान दीजिएगा, गिफ्ट सिटी है कहां पर? गुजरात में है, एक जगह का नाम है। ठीक है। यहीं पर दोस्तों भारत का पहला अंतरराष्ट्रीय समुद्री क्लस्टर केंद्र बनाया जा रहा था। कुछ दिन पहले हम लोगों ने पढ़ा था, एक साल पुराना सवाल है, याद रखिएगा। हाल ही में किस देश ने पौधे से निर्मित कोविड-19 वैक्सीन बनाया है? जी हां दोस्तों, पौधे से निर्मित कोविड-19 वैक्सीन किसने बनाया? तो याद रखिएगा कनाडा देश ने बनाया है, जो कि उत्तरी अमेरिका महाद्वीप पर स्थित है। भारत का पहला ई वेस्ट इको पार्क कहां पर है? यह नई दिल्ली में खोला गया है। याद रखिएगा ई वेस्ट इको पार्क, जहां पे आप अपने इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट को दोस्तों वहां पे रखा जाएगा, मतलब उसको जो है वहां पर समाप्त किया जाएगा। ठीक, वैसे तो पॉलिथीन हो गया और इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट हो गए, ये नष्ट नहीं किए जा सकते, लेकिन फिर भी मैक्सिमम रिसाइकल कैसे उसका किया जाए, ये इसके लिए बनाया गया है। करा भारत देश के बाहर अपना पहला आईआईटी कहां खोलने वाला? देश के अंदर तो कई सारे आईआईटी हैं। आईआईटी दिल्ली है, आईआईटी खड़गपुर है, आईआईटी मद्रास है, आईआईटी हैदराबाद है, आईआईटी रुड़की है, कई सारे आईआईटी है। लेकिन देश के बाहर जो पहली आईआईटी खुल रही दोस्तों, ये संयुक्त अरब अमीरात देश में खुल रही है। ये वही देश है जिसने अभी 4.5 दिन का कार्य दिवस लागू किया था। एक सप्ताह यानी 7 दिन में व्यक्ति को कितना काम करना है? केवल 4.5 दिन। फ्राइडे ही हाफ डे हो जाएगा, हाफ डे छुट्टी मिलेगा, सैटरडे छुट्टी मिलेगा, संडे छुट्टी मिलेगा। क्या मस्त एंजॉय होगा ना, मजा आ जाएगा। काश की पढ़ाई में छुट्टी मिल जाता, नहीं छुट्टी नहीं मिला। छुट्टी केवल नितिन सर करते हैं, है कि नहीं? करंट अफेयर लगातार 7 दिन तक मिलता है कि नहीं मिलता है, इसकी गारंटी नहीं रहती है। ठीक है, बड़ा मजा लेते हैं आप लोग हमारा। है चलिए, कोई बात नहीं, जैसा मैं करता हूं वैसा होता है। अब नहीं छुट्टी करता तो आप लोग क्यों बोलते? इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, गलती मेरी है, मैं स्वीकार करता हूं। कोशिश मेरी यही रहती है दोस्तों कि आपके करंट अफेयर की क्लास मिस ना होने पाए। ठीक है, मेरा अधिकतम ये प्रयास रहता है, लेकिन जब कभी मैं अपने स्टूडियो से बाहर जाता हूं या किसी इमरजेंसी की वजह से चला जाता हूं तो इस तरह की दिक्कतें आती हैं। ठीक है, क्योंकि मेरे कंधों पर जो जिम्मेदारियां हैं वो एज ए टीचर के अलावा और भी बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, जिनकी वजह से कुछ न कुछ करने के लिए हटना ही पड़ता है। ठीक है, अभी कहीं नहीं जा रहा हूं, आराम से आप पढ़ो, टेंशन न लो। ठीक है, लेकिन नौका सेवाओं के लिए भारत का पहला नाइट नेविगेशन मोबाइल एप्लीकेशन दोस्तों कहां पर लॉन्च किया गया? ये असम में लॉन्च किया गया। ब्रह्मपुत्र नदी है दोस्तों, उस नदी पर पहली बार इसे लॉन्च किया गया असम सरकार के द्वारा। असम के मुख्यमंत्री कौन है? हिमंता बिस्वा शर्मा है, और असम की राजधानी दिसपुर है, याद रखेगा। जगदीश मुखी यहां के राज्यपाल हैं। भारतीय रेलवे देश का पहला केबल ब्रिज कहां पर बना रहा है? तो एक केबल ब्रिज बन रहा है दोस्तों जम्मू कश्मीर में। कहां पर? जम्मू कश्मीर में बनाया जा रहा है। भारत की पहली जैव सुरक्षा स्तर 3 मोबाइल प्रयोगशाला क्यों बनाई जा रही दोस्तों? एक्चुअली में इस प्रयोगशाला को बनाए जाने के पीछे रीजन ये है कि कई बार से हम लोग देख रहे हैं, कई वर्ष से लगातार, कि जीव जंतुओं से बहुत सारी बीमारियां मनुष्यों में फैल रही है। उसी की टेस्टिंग के लिए दोस्तों बनाया जा रहा है महाराष्ट्र में, याद रखेगा। यह भी आपके लिए अच्छा सवाल है। तो इतने सवाल थे दोस्तों जो भारत में पहली बार या विश्व में पहली बार चर्चा में आए, उन सवालों का कलेक्शन है, इसे आप जरूर याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। आज का अगला सवाल है कि हाल ही में भारतीय वायुसेना अकादमी का कमांडेंट किसे बनाया? जी हां दोस्तों, भारतीय वायुसेना अकादमी का कमांडेंट किसे बनाया गया बताना आपको।
दोस्तों अगर आरकेएस भदौरिया का नाम लूं मैं, तो आरकेएस भदौरिया जी याद रखेगा, ये पूर्व वायुसेना प्रमुख थे। क्या थे ये? पूर्व वायुसेना प्रमुख थे, अब नहीं है दोस्तों। वर्तमान में वायुसेना प्रमुख कौन है? वर्तमान वायुसेना प्रमुख कौन है? तो याद रखेगा इनका नाम है विवेक राम चौधरी, ठीक है। और यहां बी चंद्रशेखरन जो है दोस्तों, ये आपका सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि इन्हीं को अभी कमांडेंट बनाया गया। क्या बनाया गया? कमांडेंट बनाया गया, भारतीय वायुसेना अकादमी का कमांडेंट चुना गया। यहां एसएन घोरमडे का जो नाम आ रहा है दोस्तों, याद रखेगा, इन्हें नौसेना रक्षा स्टाफ का उप प्रमुख चुना गया था। नौसेना रक्षा स्टाफ का क्या चुना गया था? याद रखेगा, उप प्रमुख चुना गया था दोस्तों। तब ये घोरमडे साहब चर्चा में चल रहे थे, ठीक है, याद रखेगा। ये भी आपके लिए अच्छा सवाल है, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों अगर मैं आपको बताऊं कि वर्तमान में नौसेना प्रमुख कौन है, याद रखेगा, नौसेना प्रमुख वर्तमान में है कौन? तो याद रखेगा इनका नाम है आर हरि। क्या नाम है? आर हरि नाम है। और इसी के साथ साथ दोस्तों यह भी जान लीजिए कि वर्तमान में थल सेना प्रमुख कौन है? थल सेना प्रमुख तो आप सभी को पता होगा, मनोज मुकुंद नरवाने। मनोज मुकुंद नरवाने साहब याद रखेगा, ये वर्तमान में थल सेना प्रमुख हैं। इसे भी आप याद रखेगा, ठीक है। तो यहां पे जो आपका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं ना? चलो आराम आराम से पढ़ते जाओ, एंजॉय करके, कोई दिक्कत की बात नहीं दोस्तों, याद रखेगा, ठीक है। तो यहां जो आपका सही जवाब है, जो कमांडेंट चुना गया है, ये वी चंद्रशेखरन साहब को चुना गया है। वायुसेना अकादमी का अभी कमांडेंट इनको बनाया गया, ठीक है। तो याद रखेगा, मूलतः कहां के रहने वाले दोस्तों? ये मूलतः तेलंगाना राज्य के रहने वाले हैं, जिन्होंने खड़कवासला में राष्ट्रीय रक्षा अकादमी, नेशनल सिक्योरिटी जो अकादमी दोस्तों, याद रखेगा, ठीक है, ये इसमें दाखिला लेने से पहले इन्होंने हैदराबाद स्कूल में पढ़ाई किया था, ठीक है। बाद में यहीं से चुनकर आए थे दोस्तों, और बहुत ही तेज तर्राक व्यक्ति हैं। बहुत सारे विमानों पर दोस्तों इनकी अच्छी पकड़ भी है, याद रखेगा, इसीलिए तो इन्हें इतने अच्छे पद पर बिठाया गया, ठीक है। चलिए हम लोग बात करते हैं नियुक्ति से संबंधित कुछ अच्छे सवालों पर। हाल फिलहाल में किस पद पर किसे अपॉइंट किया गया? सवाल ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो जल्दी से देख लेते हो दोस्तों कि करंट अफेयर में कौन कौन चर्चा में रहा। पहला सवाल है, भारतीय वायुसेना अकादमी का कमांडेंट किसे बनाया गया? तो वी कृष्णा को। किसे? वी चंद्रशेखरन को, ठीक है। वी कृष्णा बोलना, वी चंद्रशेखरन को। क्या नाम है? वी चंद्रशेखरन। चंद्रशेखरन नहीं, चंद्रशेखर नाम है, याद रखेगा, ठीक है। आगे है, हाल ही में विश्व बैंक में किस भारत प्रमुख को द्विपक्षीय निवेश गारंटी एजेंसी, जिसे मीगा कहते हैं दोस्तों, वैसे तो ये बांग्लादेश के रहने वाले हैं, बट इनका नाम है जुनैद कमाल अहमद, ठीक है, या जुनैद अहमद, ऐसे शॉर्टकट में याद रखे, ज्यादा अच्छा है। कर किसे राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद, जिसे आप नैक के नाम से जानते हैं, करे इसकी बेंगलुरु कार्य समिति का अभी अध्यक्ष चुना गया। तो इनका नाम क्या है? प्रोफेसर भूषण पटवर्धन। क्या नाम है? प्रोफेसर भूषण पटवर्धन नाम है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। इन्हें नैक का प्रमुख चुना गया, NAAC, ठीक है। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, याद रखेगा, इसका चेयरपर्सन अभी किस महिला को चुना गया? पहली बार दोस्तों, याद रखेगा, सेबी में किसी महिला को निदेशक चुना गया, जिनका नाम है माधुरी पुरी बुच। क्या नाम है? माधवी पुरी बुच, ठीक है, माधवी पुरी बुच नाम है, याद रखेगा। राष्ट्रीय ई गवर्नेंस डिवीजन के प्रमुख के रूप में दोस्तों अभी किसे अपॉइंट किया गया है? तो यहां अपॉइंट किया गया अभिषेक सिंह को। किसे? अभिषेक सिंह को अपॉइंट किया गया, याद रखेगा। करा आर्थिक विकास संस्थान, बताया था दोस्तों, जहां विकास है वहीं घाटा है, चेतन घाटे साहब को आर्थिक विकास संस्थान का नया निदेशक चुना गया है, याद रखेगा। अभी प्रधानमंत्री मोदी जी के आर्थिक सलाहकार परिषद में किसे पूर्णकालिक सदस्य के रूप में चुना गया? तो इनका नाम संजीव सन्याल है। क्या नाम है? संजीव सन्याल। अंतरराष्ट्रीय रबड़ अध्ययन समूह के नए अध्यक्ष कौन बने? तो बताया था रबड़ नंबर 1, याद रखेगा, राघवानी साहब हैं, KN राघवन, ठीक है, KN राघवन, 1 नंबर 1, याद रखेगा। हाल ही में एडिडास का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया? तो मनिका बत्रा को बनाया गया, ये नाम भी आप याद रखेगा, ठीक है। ये सभी अच्छे अच्छे सवाल हैं, परीक्षा में यही कहीं से सवाल बनते हैं दोस्तों, तो अच्छे से देखते चलिए और समझते चलिए। चलिए अगले सवाल पे आते हैं। हाल ही में US इंटरनेशनल वुमेन ऑफ करेज, जी हां दोस्तों, US इंटरनेशनल वुमेन ऑफ करेज का अवार्ड दोस्तों अभी किसने जीता है, आपको ये बताना है। तो इस अवार्ड के लिए कई लोगों का चुनाव किया गया, जी हां दोस्तों, इस अवार्ड का वितरण किया गया जिल बाइडेन के द्वारा, जो कि अमेरिका की पहली महिला डॉक्टर हैं, याद रखेगा, अमेरिका की पहली
पहली महिला डॉक्टर हैं दोस्तों, पहली महिला डॉक्टर हैं, इनके द्वारा दोस्तों यह वितरित किया गया। और किसे दिया गया तो याद रखेगा भूमिका श्रेष्ठ और रिजवाना हसन, इन दोनों लोगों को दिया गया। भूमिका श्रेष्ठ को एसिड, इनके ऊपर दोस्तों एसिड हमला भी हो चुका है, एसिड हमला भी हो चुका दोस्तों, जिसके लिए इन्हें जाना जाता है। और रिजवाना हसन ये पर्यावरण विद्वान है, ठीक है, याद रखेगा इनका संबंध इससे। और यहां भूमिका श्रेष्ठ जी का संबंध दोस्तों नेपाल देश से, याद रखेगा इंडिया की नहीं दोस्तों, नेपाल की हैं। और ये रिजवाना हसन याद रखेगा ये भी भारत की नहीं दोस्तों, ये बांग्लादेश से हैं। कहां पे हैं याद रखेगा, ये बांग्लादेश से हैं, बांग्लादेश से हैं, ये भी याद रखेगा, ठीक है। तो ये दो बातें आप याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कौन सा अवार्ड दिया गया दोस्तों तो याद रखेगा इंटरनेशनल वुमेन ऑफ करेज। जी हां दोस्तों, करेज यानी क्या होता है साहस, ठीक है, साहस। इनकी साहस के लिए दोस्तों यह पुरस्कार इन्हें दिया गया है। याद रखेगा दुनिया भर में उन 12 महिलाओं को दोस्तों शामिल किया गया इसमें, जिन्होंने अपने समुदायों में बदलाव करने के लिए असाधारण साहस और नेतृत्व दिखाने के लिए दोस्तों इन लोगों को पुरस्कृत किया गया है। दर्जनों महिलाएं हैं दोस्तों जिन्हें पुरस्कृत किया गया। हमारे भारत के आसपास से ये दो महिलाएं हैं, एक भूमिका श्रेष्ठ हैं, एक रिजवाना हसन हैं। याद रखेगा ये दो महिलाओं को दोस्तों चुना गया है इस पुरस्कार के लिए। इस पुरस्कार को इंटरनेशनल वुमेन ऑफ करेज कहते हैं, IWOC बोल सकते हैं इसे आप, ठीक है, जो इन लोगों को दिया गया, ठीक है। बाकी की बातें यहां दी गई हैं, आप चाहे तो पढ़ सकते हैं। चलिए बात अवार्ड की आई गई है तो हम लोग ये पढ़ लेते हैं कि हाल फिलहाल में किसे कौन सा पुरस्कार दिया गया, क्योंकि सवाल तो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो याद रखेगा पहला सवाल ये हो गया कि यूएस इंटरनेशनल वुमेन ऑफ करेज का अवार्ड दोस्तों किसे दिया गया, तो दो लोगों को दिया गया। भूमिका श्रेष्ठ जो नेपाल की रहने वाली है, उन पर एसिड हमला भी हो चुका था, और दूसरा नाम है रिजवाना हसन जो बांग्लादेश से बिलोंग करती हैं, ठीक है। इन दोनों लोगों को दिया गया, याद रखेगा। 2018, 19 और 20, 21 के लिए, और साथ ही साथ 19, 20 के लिए भी याद रखिए इस्पात राजभाषा प्रथम पुरस्कार ये किसे दिया गया तो याद रखिएगा यह दिया गया राष्ट्रीय खनिज विकास निगम लिमिटेड को। किसे? राष्ट्रीय खनिज विकास निगम लिमिटेड को दोस्तों दिया गया, यह भी याद रखेंगे। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी द्वारा 2020 और 2021 के लिए कुल कितने हस्तियों को पुरस्कृत किया गया, तो 29 हस्तियों को पुरस्कृत किया गया। और कुल पुरस्कार कितने थे दोस्तों, तो कुल पुरस्कार थे 28, ठीक है। 14 थे दोस्तों दोनों साल के लिए, यह भी आप याद रखेगा। कुल 28 पुरस्कार दिए गए। करा भारत उद्योग जल सम्मेलन और फिक्की जल पुरस्कारों के 9वें संस्करण में विशेष जूरी पुरस्कार ये किसे दिया गया, तो यह दिया गया नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा को। किसे? नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा, जिसे आप NMCG के नाम से जानते हैं, यह भी याद रखेगा, ठीक है। यहां लिख दे रहा हूं नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा, नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा। जी हां दोस्तों, क्लीन गंगा के लिए दोस्तों ये दिया गया, इसे भी याद रखेगा। अगला है हाल ही में कितने शिक्षकों को राष्ट्रीय सूचना और संचार प्रौद्योगिकी पुरस्कार यानी कि ICT पुरस्कार दिया गया, तो याद रखेगा 49 शिक्षकों को। कितने? 49 शिक्षकों को अभी ICT पुरस्कार दिया गया है, यह भी याद रखेगा। हाल ही में बोल्ट्जमान मेडल के लिए किस भारतीय को पहली बार चुना गया, तो भारत के भौतिक विज्ञान के प्रोफेसर हैं, नाम है दीपक धर। क्या नाम है? दीपक धर साहब हैं। युवा गणितज्ञों के लिए दोस्तों रामानुजम पुरस्कार किसे दिया गया, तो रामानुजम पुरस्कार दिया गया नीना गुप्ता को, जो कि पश्चिम बंगाल से बिलोंग करती हैं, नीना गुप्ता जी, ठीक है। हाल ही में भारत की सबसे भरोसेमंद सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी कौन बनी है, तो एक कंपनी है कोल इंडिया लिमिटेड। जी हां दोस्तों, पब्लिक सेक्टर की सबसे भरोसेमंद कंपनी कौन है? पब्लिक सेक्टर की, याद रखिएगा कोल इंडिया लिमिटेड, ठीक है। अगला है दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड में किस व्यक्ति को चुना गया है सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के रूप में, तो रणवीर सिंह जी को चुना गया है, याद रखेगा 83 मूवी में काम करने के लिए, ठीक है। तो ये सभी दोस्तों अवार्ड से संबंधित अच्छे सवाल थे जो करंट अफेयर में चर्चा में रहे हैं। अगर आप ध्यान देंगे तो आपको सभी प्रश्न याद भी रहेंगे, ठीक है। और मुझे लगता है स्टडी 91 आपकी बहुत मदद करता है इस मामले में कि करंट अफेयर के प्रश्न आपको याद हो जाए। और मुझे बहुत खुशी है दोस्तों ऐसे बच्चों से। पहले एक बात बता दूं, मैं आप सभी का कमेंट वैसे मैं रीड करता हूं, लेकिन अगर बात आ जाए कि मैं किसके कमेंट को रीड करके खुश होता हूं दिल से, तो दो बच्चे उसमें आते हैं। दो बच्चे मतलब दो टाइप के लोग आते हैं। पहला, ऐसे लोग जो ये हमें बताने का प्रयास करते हैं कि सर हाँ फला एग्जाम में आपके करंट अफेयर के सेशन से प्रश्न पूछा गया था, ऐसे बच्चे। दूसरा दोस्तों, ऐसे बच्चे जो कुछ नया पूछने का प्रयास करते कि गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, नमस्ते सर, ये सब नहीं चाहिए यार, ये सब नहीं चाहिए। प्लीज आप ना काम की बात करो। एक आपके मुंह से निकला हुआ एक एक शब्द इंपॉर्टेंट होना चाहिए।
आप देखिए इतने दिन से करंट अफेयर की क्लास ले रहे हैं, आपने कभी मुझे मजाक करते हुए देखा? ऐसा नहीं कि मैं मजाक नहीं करता, कभी हिंदी की क्लास देखिए मैं कितनी मस्ती करता हूं वहां पे, लेकिन नहीं, कहां मजाक करना है कहां नहीं करना है बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो प्लीज अगर आपके कमेंट आ रहे हैं तो आप ऐसे कमेंट करिए जिससे कुछ नॉलेज मिले, कुछ अच्छी चीज, गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग को रिप्लेस कीजिए और कुछ ऐसा करिए जो मतलब मुझे अच्छा लगे, प्लीज, ठीक है। आगे देखिए, यहां पर सही जोड़े का मिलान करना, आपको बताना है कौन सा दिवस कब मनाया जाता है। आपके रिवीजन के लिए दोस्तों इस तरह के कोड बनाता हूं। पहला है नो स्मोकिंग डे, नाम पता है क्या? नो स्मोकिंग डे दोस्तों ये हर साल याद रखेगा 9 मार्च को मनाया जाता है। जी हां दोस्तों, वैसे मार्च को नहीं मनाया जाता है, एक्चुअली 9 मार्च को जो दिन है वो बुधवार है। मार्च का जो बुधवार लगता है दोस्तों, ये उस दिन आता है जो दूसरा बुधवार होता है, सेकंड वाला, ठीक है। अगला है किडनी दिवस। किडनी दिवस दोस्तों कब मनाया जाता है? मनाया जाता है दोस्तों 10 तारीख को, 10 मार्च को। महिला दिवस दोस्तों आपका 8 मार्च को, और जन औषधि दिवस दोस्तों ये 7 मार्च को मनाया जाता है। तो मिलाइए, पहला बनेगा डी, दूसरा बनेगा सी, तीसरा बनेगा ए और चौथा बनेगा बी, यानी डी सी ए बी आपका सही जवाब हो जाएगा। कहने का तात्पर्य है ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर है, ठीक है। कोई दिक्कत? चलिए आगे आते हैं दोस्तों, कुछ अच्छी बातें मैं बताता हूं दोस्तों। करा दुनिया भर में हर साल मार्च के दूसरे बुधवार को दोस्तों ये नो स्मोकिंग डे मनाया जाता है, इसीलिए इस बार 10 तारीख को मनाया गया। अगले बार हो सकता है बुधवार किसी और तारीख को पड़े तो उस दिन मनाया जाएगा। तो ध्यान देने वाली बात क्या है, ये जो सेकंड वेडनेसडे होता है दोस्तों उसी दिन मनाया जाता है। करा यह दिन उन लोगों की मदद करने के लिए मनाया जाता है जो धूम्रपान छोड़ना चाहते हैं। चलो एक सवाल मैं आपसे पूछता हूं, हाल ही में किस राज्य को एलपीजी सक्षम और धूम्रपान मुक्त राज्य घोषित किया गया? धूम्रपान मुक्त कहने का मतलब क्या है? ये वाला धूम्रपान नहीं, जो धुएं घर में खाना बनाने से निकलते हैं दोस्तों, ये उसको रिप्लेस किया है, क्योंकि जब हर घर में सिलेंडर पहुंच गया तो ये माना जा रहा है कि अब वहां पर प्रदूषण नहीं हो रहा होगा, वायु प्रदूषण, याद रखेगा। इसलिए यह सवाल बना था कि हाल ही में किस राज्य को एलपीजी सक्षम और धूम्रपान मुक्त राज्य घोषित किया गया? जी हां दोस्तों, धूम्रपान मुक्त राज्य घोषित किया गया। तो राज्य था दोस्तों हिमाचल प्रदेश। कौन सा था? हिमाचल था। यह भी आप याद रखेगा, बहुत अच्छा सवाल था, इसको ध्यान रखेगा, ठीक है। पहली बार दोस्तों इसे 1984 में मनाया गया था। कहां पर? आयरलैंड में। आयरलैंड वही देश है जहां से हमारे संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व लिए गए, भाग 4 अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक, याद है, याद रखेगा। चलिए आगे देखिए, कर विश्व किडनी दिवस दोस्तों ये हर साल 10 मार्च को मनाया जाता है, विश्व किडनी दिवस। और ये मनाया जाता है दोस्तों जो सेकंड थर्सडे होता है, ये उस दिन मनाया जाता है। सेकंड वेडनेसडे को आपका ये मनाया जाता है, आपका धूम्रपान या इसको कह लीजिए नो स्मोकिंग डे, ठीक है, नो स्मोकिंग डे, धूम्रपान मुक्त दिवस, ठीक है, याद रखेगा। और किडनी दिवस जो दोस्तों ये सेकंड थर्सडे को मनाया जाता है, इसको भी याद रखेगा। इस बार का जो थीम था ये था किडनी हेल्थ फॉर ऑल, किडनी हेल्थ फॉर ऑल, ये भी आप याद रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। मार्च महीने के जो इंपॉर्टेंट दिवस हैं जरा उन पर अपना ध्यान केंद्रित करिए, बड़े इंपॉर्टेंट है। पहला है दोस्तों नागरिक सुरक्षा दिवस और शून्य भेदभाव दिवस, ये मार्च में पहली तारीख को मनाया जाता है, याद रखेगा। सिविल लेखा दिवस दोस्तों ये 2 तारीख को मनाया जाता है, 2 मार्च को, ठीक है। विश्व वन्यजीव दिवस और विश्व श्रवण दिवस ये 3 तारीख को मनाया जाता है, इसको भी याद रखेगा। और राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस याद रखेगा, जिसे नेशनल सिक्योरिटी डे या नेशनल सेफ्टी डे कहिए। और साथ ही साथ मोटापा दिवस, ये दोनों चीजें याद रखेगा, ये 4 तारीख को मनाया जाता है। औद्योगिक सुरक्षा बल स्थापना दिवस, वैसे तो दोस्तों इसे 6 मार्च को बनाया गया, 6 मार्च को मनाया गया, बट ध्यान देंगे दोस्तों इसकी मुख्य रूप से जो स्थापना हुआ था यह 10 मार्च को हुआ था, ठीक है, 10 मार्च को हुआ था, यह भी याद रखेगा। 10 मार्च को इस बार इसलिए नहीं मनाया गया क्योंकि वोटिंग था, ठीक है, तो इसलिए दोस्तों इसको हमको लगता है 4 दिन पहले कर दिया गया। वैसे अगर इसकी मुख्य स्थापना देखेंगे तो 10 मार्च को यह स्थापना हुआ था, बट इस साल 6 मार्च को यह स्थापना दिवस मना लिया गया। पहले जन औषधि दिवस दोस्तों ये 7 तारीख को मनाया जाता है मार्च में। अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस आप जान ही रहे हैं दोस्तों 8 तारीख को, जबकि भारतीय महिला दिवस मनाया जाता है 13 फरवरी को, याद रखेगा। भारतीय महिला दिवस या राष्ट्रीय महिला दिवस ये 13 फरवरी को मनाया जाता है। विश्व किडनी दिवस दोस्तों कब है? यह 10 तारीख को मनाया जाता है, ठीक है। इसमें एक आपका छूट भी गया दोस्तों, नो स्मोकिंग डे। क्या छूटा है?
नो नो स्मोकिंग डे दोस्तों कब मनाया जाता है? तो याद रखिएगा ये मनाया जाता है 9 मार्च को। कब मनाया जाता है? 9 मार्च को नो स्मोकिंग डे मनाया जाता है। यह भी आप याद रखिएगा, यह भी आपके लिए अच्छा सवाल है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगले सवाल पर आते हैं जो कि और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कर हाल ही में भारत का पहला महिला स्वामित्व वाला औद्योगिक पार्क, जी हां दोस्तों, भारत का पहला महिला स्वामित्व वाला औद्योगिक पार्क कहां खोला गया? यह अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर दोस्तों खोला गया। आपको बताना है कहां खोला गया। अगर मैं बात करूं दोस्तों कामरूप असम की, तो हाल ही में दोस्तों यहां पर चाय पार्क खोला गया था। क्या खोला गया था? चाय पार्क खोला गया था। मंगलुरु कर्नाटक की बात करें दोस्तों, तो जरा आप बताइए यहां पर क्या खोला गया था? सोचिए, दिमाग पर जोर डालिए और बताइए मुझे। मंगलुरु दोस्तों एक कर्नाटक में, बेंगलुरु भी वहीं पर, मंगलुरु भी वहीं पर, ठीक है, ये कर्नाटक में है। और यहां क्या खोला गया था? जल्दी से बताइए, सोचिए, ठीक है। जबलपुर मध्य प्रदेश में दोस्तों, आपको याद दिलाऊं तो जबलपुर मध्य प्रदेश के लम्हेटा गांव में दोस्तों ये जीवाश्म पार्क खोला जा रहा है। और यहां पर आपका सही जवाब है हैदराबाद तेलंगाना। क्या है? हैदराबाद तेलंगाना दोस्तों आपका सही जवाब होगा। हैदराबाद तेलंगाना आपका सही जवाब होगा, जहां पर पहला महिला स्वामित्व वाला औद्योगिक पार्क खोला जा रहा है। याद रहेगा आपको? बिल्कुल याद रहना चाहिए, बहुत ही अच्छा सवाल है और एक सवाल का जवाब आप जरूर देंगे, ठीक है। चलो यहां पे आ जाओ दोस्तों, अब वही बता रहा है अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में भारत का पहला 100% वाला महिला स्वामित्व वाला औद्योगिक पार्क, जी हां दोस्तों, ये खोला जा रहा है और बड़ा पैसा लग रहा है। 50 एकड़ में दोस्तों इसे बनाया जा रहा है और 250 करोड़ रुपए दोस्तों यहां पर क्या किया, इसका लागत आ रहा दोस्तों। इसको भी याद रखिएगा। फिक्की का नाम सुना होगा दोस्तों, फिक्की का सहयोग इसमें मिला बहुत ज्यादा, इसलिए देखिए यहां लिखा है फ्लो इंडस्ट्रियल पार्क, जिसका नाम है फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन। क्या है? फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन, इसी को फ्लो कहा गया, याद रखिएगा, ठीक है। तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं दोस्तों और फिर से एक बार हम रिपीट करते हैं, भारत में पहली बार या विश्व में पहली बार कौन कौन से करंट अफेयर में सवाल हमें पढ़ने को मिले हैं, जरा याद करिए। पहला सवाल ये हो गया कि भारत का पहला 100% स्वामित्व वाला महिला औद्योगिक पार्क ये तेलंगाना में बनाया जा रहा है, तेलंगाना के हैदराबाद में। अभी हैदराबाद में दोस्तों जो रामानुजाचार्य संत हैं दोस्तों, उनकी 216 फीट की ऊंची प्रतिमा का इनॉग्रेशन भी किया गया था, वो भी याद रखेगा। और आज ही हम लोगों ने पढ़ा कि भगवान बुद्ध की 100 फीट लंबी प्रतिमा दोस्तों ये कहां बन रही है? तो ये बोध गया में बनाई जा रही है, बिहार में, ये भी याद रखेगा। सौर ईंधन का उपयोग करने वाली दुनिया की पहली एयरलाइन कौन है? तो स्विस एयरलाइन है, याद रखेगा, जो सौर ईंधन का प्रयोग कर रही है। कहां पर 10 मिनट में 11,71,000 दिए जलाए गए? तो ये उज्जैन में जलाया गया, जो कि क्षिप्रा नदी के किनारे स्थित है। महाकालेश्वर का ज्योतिर्लिंग भी यहां पर स्थित है। सड़क पर रहने वाले जानवरों के लिए एम्बुलेंस सेवा कहां शुरू किया गया? तो यह तमिलनाडु राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया। दोस्तों गिफ्ट सिटी, गुजरात में जो इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी है दोस्तों, जिसे गिफ्ट सिटी करते हैं, वहां पर कौन सी संस्था अपना कार्यालय खोलने जा रही है? तो संस्था का नाम है न्यू डेवलपमेंट बैंक। क्या नाम है? न्यू डेवलपमेंट बैंक नाम है दोस्तों, याद रखिएगा। कौन सा देश पौधे से निर्मित किया अभी कोविड-19 वैक्सीन? आपको यह बताना है, तो याद रखिएगा कनाडा ने बनाया कोविड-19 वैक्सीन, वो भी पौधे से। हाल ही में भारत का पहला ई वेस्ट इको पार्क कहां बनाया जा रहा है? तो ये आपके नई दिल्ली में बन रहा है, ठीक है। भारत देश के बाहर अपना पहला आईआईटी ये संयुक्त अरब अमीरात देश में खोल रहा है, इसे भी याद रखिएगा। नौका सेवाओं के लिए भारत का पहला नाइट नेविगेशन एप्लीकेशन दोस्तों जो लॉन्च किया गया है, ये असम सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया। ब्रह्मपुत्र नदी में ये योजनाएं चल रही है, भी याद रखिएगा। और भारत का जो रेलवे दोस्तों, भारतीय रेलवे, ये अपना पहला केबल ब्रिज कहां पर बना रहा है? तो एक केबल ब्रिज बन रहा है कहां पर? ध्यान दीजिएगा, जम्मू कश्मीर में। तो ये सभी सवाल दोस्तों बहुत ही अच्छे अच्छे सवाल हैं, ध्यान दीजिएगा। स्टडी 91 का जो बेस्ट सेलिंग कोर्स है, भरोसा कीजिए दोस्तों, ये कोर्स 1 से 2 दिन में दोस्तों बाइंड अप हो जाएगा, ठीक है। और इसके बाद दोस्तों जो नया बैच आ रहा है, वो थोड़ी सी कीमत उसकी ज्यादा रहेगी, ठीक है। हो सकता है आपको थोड़ा झटका भी लगे, लेकिन झटका लगने वाली कोई बात नहीं, क्योंकि बहुत ही स्पेशल बैच है। जब आप ज्वाइन करेंगे तब आपको भरोसा होगा, तो टेंशन मत लीजिए यार। देखिए वो कहते हैं ना कि अगर आपको 10 रुपए की चाय पीने तो आपको लगेगा सिर्फ 10 रुपए की चाय बड़ी महंगी होती है, लेकिन मैं कहता हूं दोस्तों 10 रुपए की चाय तब सस्ती हो जाती है जब 10 रुपए की चाय पीकर आपके दिल से आह निकल जाए, वाह क्या गजब की चाय थी, ठीक है। और 5 रुपए की सस्ती चाय या कह दो 2 रुपए की सस्ती चाय आपको तब घटिया लगने लगती है जब आप उसे पीकर आपका मूड खराब हो जाता है कि तेरी की, इससे अच्छा तो मैं पिया ही ना होता, ठीक है। तो 2 रुपए 10 रुपए में रुपए का अंतर जरूर है, लेकिन बात अगर क्वालिटी की है, बात अगर कंटेंट की है, तो फिर वहां पर रुपए का मूल्य मत देखिए, क्योंकि वैसे भी एक गजब की क्लास है। आप आइए, केवल ज्वाइन करिए आंख मूंद कर, इस क्लास को ज्वाइन करिए, भरोसा हो तो आगे और भी बैच चल रहे हैं, उन
बैच को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। और ध्यान दीजिएगा, स्टडी 91 की टीम दोस्तों अब किताबों पर काम करना शुरू कर दी है। तो आइए, ये किताबें यहां पर आपको दिख रहे होंगे दोस्तों, ये सभी किताबें आ गई हैं मार्केट में। अभी आगे दोस्तों वीडियो परीक्षा के लिए दोस्तों ये किताबें आने वाली है, गजब की सुपर टेट, यूपी टेट, मतलब एक तरफ से लाइन लगी पड़ी है, ठीक है। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता थोड़ी सी किताबें आएंगी। हर 15 दिन पे हम लोग एक किताब लॉन्च करते हैं, और उससे पहले नहीं हो पाएगा। क्यों? मेहनत करना पड़ता है, कंटेंट बनाना पड़ता है, ठीक है, बहुत मेहनत। चलिए आगे बढ़ते हैं। करा हाल ही में पूर्ण टीकाकरण मिशन इंद्रधनुष में शीर्ष स्थान पर कौन सा राज्य है? पूर्ण टीकाकरण मतलब 100% टीकाकरण नहीं हुआ है, लेकिन हाँ 90% तक टीकाकरण दोस्तों कंप्लीट हो चुका है। याद रखिएगा, मिशन इंद्रधनुष। और ये जो मिशन इंद्रधनुष चल रहा था ना, ये 4.0 चल रहा था दोस्तों, और इसमें शीर्ष स्थान किसका रहा है? तो याद रखिएगा, इसमें शीर्ष स्थान हासिल किया है उड़ीसा राज्य ने। जी हाँ दोस्तों, उड़ीसा राज्य ने शीर्ष स्थान हासिल किया, ये भी याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश मत करेगा दोस्तों। उत्तर प्रदेश को हाल ही में कौन सा, किसमें दोस्तों टॉप पर था? अभी एक जल पुरस्कार दिया गया था। क्या दिया गया था? जल पुरस्कार बटा था दोस्तों। उस जल पुरस्कार में उत्तर प्रदेश टॉप पर था। और अभी हिमाचल प्रदेश की बात तो हम लोग पीछे किए थे कि एलपीजी सक्षम और धूम्रपान मुक्त, एलपीजी सक्षम प्लस धूम्रपान मुक्त राज्य की श्रेणी में दोस्तों शीर्ष पर कौन है? याद रखेगा, हिमाचल प्रदेश है। और लद्दाख तो यहां बिल्कुल ना करिएगा दोस्तों। यहां पर जो आपका सही जवाब हो जाएगा ये उड़ीसा हो जाएगा। हां, टीकाकरण की बात आती दोस्तों तो उड़ीसा का एक गांव था दोस्तों। क्या आप बता सकते हैं कौन सा गांव था? उड़ीसा का, सॉरी, लद्दाख का कौन सा गांव था जो 100% टीकाकरण सबसे पहले प्राप्त किया था? बताइए, 100% टीकाकरण प्राप्त करने वाला पहला गांव भारत का। टीकाकरण, वो भी कौन सा टीकाकरण दोस्तों? एक कोविड टीकाकरण की बात कर रहे हैं यहां पे, कोविड टीकाकरण की बात कर रहे हैं, कोविड-19 टीकाकरण की बात कर रहे हैं, ठीक है। याद रखेगा, बेयान गांव। कौन सा था? बेयान गांव, ठीक है। बांदीपोरा का बेयान गांव कहां का? याद रखेगा, बांदीपोरा का बेयान गांव था, यह भी आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। उड़ीसा भी चर्चा में आया था, मुझे याद है। उड़ीसा दोस्तों, उड़ीसा में जो आया था भुवनेश्वर दोस्तों 100% टीकाकरण करने वाला दोस्तों पहला शहर था। 100% कोविड-19 वैक्सीन लगाने वाला दोस्तों, कोविड-19 वैक्सीन लगाने वाला यह भारत का पहला शहर भी घोषित किया गया था। कौन सा? भुवनेश्वर घोषित किया गया था। और भुवनेश्वर राजधानी कहां की दोस्तों? तो उड़ीसा की है, यह भी याद रखेगा। और उसी समय दोस्तों एक डेटा और भी आया था, 100% स्वच्छ पेयजल प्राप्त करने वाला दोस्तों राज्य का पहला शहर कौन सा है? मतलब पूरे देश के अंदर, ठीक है, कौन सा शहर 100% पेयजल अवेलेबल करा रहा है? तो याद रखेगा, उसमें पुरी का नाम आया था। किसका नाम आया था? 100% स्वच्छ पेयजल, 100% स्वच्छ पेयजल की आपूर्ति करने वाला दोस्तों, याद रखिएगा, पेयजल की आपूर्ति करने वाला कौन चुना गया था? उस समय पुरी आया था। फिलहाल ये सब याद रखिए, पुराने डेटा हैं, लेकिन परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट हैं और परीक्षा में पूछे भी जा सकते हैं। तो आज जो अभी आपका सही जवाब है ये उड़ीसा है। आगे दोस्तों आप इस लिस्ट को पूरा पढ़ लीजिएगा। हां, एक बात बताना चाहूंगा दोस्तों कि जो पूर्ण टीकाकरण अभियान था, इसमें 12 प्रकार की विभिन्न बीमारियां थी दोस्तों, जिसको कवरेज करने की बात किया गया है, जिसमें तपेदिक है, टीबी है, पोलियो है, डिप्थीरिया है, पीलिया है, टिटनेस है, काली खांसी है, दिमागी बुखार जिसे मेनिंजाइटिस कहते हैं दोस्तों, एचआईवी है, खसरा है, निमोनिया है, दस्त है, रुबेला है और जापानी बुखार है। इसके साथ कुछ अन्य बीमारियां भी हैं जिसके खिलाफ टीकाकरण की योजना है यह इंद्रधनुष मिशन इंद्रधनुष, याद रखेगा, ठीक है। साथ ही साथ दोस्तों यह मिशन इंद्रधनुष का 4.0 चौथा वर्जन चल रहा है, जिसके साथ बच्चों के साथ साथ दोस्तों जो गर्भवती महिलाएं हैं ये उनको भी टीकाकरण प्रदान करेगा, यह भी याद रखेगा। चलिए, सूचकांकों से जुड़े रैंकिंग की बात आ गई है, तो सूचकांकों से जुड़े कुछ अच्छे सवाल हम लोग पढ़ते हैं जो कि आपकी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है। तो मिशन इंद्रधनुष में दोस्तों शीर्ष पर कौन सा राज्य आया? तो उड़ीसा राज्य आया है, याद रखेगा। हाल ही में जारी सतत विकास सूचकांक 2021 में भारत किस स्थान पर है? तो भारत दोस्तों 3 पायदान खिसक गया, 117वां स्थान पिछले साल था, इस बार 120वां स्थान है, याद रखेगा। किसको 8 प्रमुख उद्योगों में सबसे अधिक प्रभार दिया गया दोस्तों? तो याद रखेगा, यहां सबसे अधिक प्रभार में ये विद्युत उत्पादन, याद रखेगा, दूसरे नंबर पे दोस्तों। पहले नंबर पे आपका क्या है बताइए? पहले नंबर पे आपका क्या है बताइए? सोचिए, थोड़ा सा दिमाग पे जोर डालिए। रासायन वाला ना, कौन सा उद्योग? बताइए, नाम बताइए, उद्योग का नाम बताइए, सोचिए, थोड़ा दिमाग पे जोर डालिए, आपको आ जाएगा उत्तर। क्या है? रसायन से संबंधित दोस्तों, याद रखेगा, ठीक है।
रसायन से संबंधित है जो उद्योग होते हैं वो यहां पर। फर्टिलाइजर आप इनको बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं? फर्टिलाइजर बोल दीजिए, फर्टिलाइजर, ठीक है, फर्टिलाइजर, ठीक है, याद रखेगा टॉप पर है। करा हाल ही में जारी अंतरराष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में जो भारत की रैंक आई है ये 43वां स्थान आया। कौन सा? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स में 43वां स्थान आया। हरन इंडिया वेल्थ रिपोर्ट के अनुसार भारत करोड़पति परिवारों की सूची में कितने परसेंट की वृद्धि हुई है? तो याद रखिएगा 11% की वृद्धि हुई है। पहला सवाल, भारत दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा देश है जहां सबसे ज्यादा करोड़पति परिवार रहते हैं। पहले स्थान पे अमेरिका है, दूसरे स्थान पे चीन है और तीसरे स्थान पे याद रखेगा भारत है। भारत का स्थान कौन सा दोस्तों? थर्ड रैंक है। कुल कितने परिवार हैं? तो परिवार जो पहले 142 हुआ करते थे अब उनकी संख्या बढ़कर 145 हो गई है। तो अपनी लिस्ट को अपडेट कर लीजिए। अभी हाल ही में हम लोगों ने पढ़ा था कि पहले संख्या 102 थी, 102 में 40 बढ़ा तो 142 हो गया। फिर दोस्तों 3 की वृद्धि और हो गई है तो 145 परिवार करोड़पति हैं भारत के अंदर, यह भी याद रखेगा। सौभाग्य योजना सौर विद्युतीकरण योजना में शीर्ष पर कौन सा राज्य है? तो यहां पर राजस्थान राज्य अव्वल है, याद रखेगा। टॉमटॉम ट्रैफिक इंडेक्स के अनुसार दोस्तों भारत में सबसे भीड़ भाड़ वाला शहर कौन सा है? तो याद रखेगा मुंबई को चुना गया सबसे भीड़ भाड़ वाले शहर के रूप में। कह रहा है कि द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के अनुसार डेमोक्रेसी इंडेक्स में यानी लोकतंत्र सूचकांक में भारत का स्थान कौन सा है? तो पिछले साल भारत की रैंक 53वीं थी, इस बार 46वां स्थान है। 53वां से उठकर कहां आ गया? 46वें पे आ गया, यह भी याद रखेगा। भारत प्रेस स्वतंत्रता रिपोर्ट में कौन सा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश टॉप पर चल रहा दोस्तों? तो यहां जम्मू कश्मीर है, याद रखेगा। कई लोग पत्रकारिता करते समय दोस्तों घायल हो गए और कितने लोगों की दोस्तों मृत्यु हो गई, इसलिए दोस्तों यहां पर चुना गया जम्मू कश्मीर को। हाल ही में जारी इंडेक्स के अनुसार दोस्तों दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेताओं की सूची में कौन शीर्ष पर है? तो मोदी जी दोस्तों एक बार फिर से टॉप पर आ गए हैं, यह भी याद रखेगा। और ये इनइक्वालिटी किल्स रिपोर्ट जो दोस्तों ये बता रहे कि भारत में अरबपति परिवारों की संख्या कितनी है? तो रिपोर्ट कर 142, बट इसके बाद एक और रिपोर्ट आया और उसके अनुसार भारत में अरबपति परिवारों की सूची हो गई है कितना? याद रखेगा 145, ठीक है, याद रखेगा 145 हो गया है, यह भी याद रखेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। कर हाल ही में चर्चा में रहे मोटर वाहन समझौता 2015। जी हां दोस्तों, मोटर वाहन समझौता 2015 में कितने देशों ने दोस्तों अभी अपने हस्ताक्षर किए? लागू नहीं हुआ, ध्यान दीजिएगा, लागू नहीं हुआ है, लेकिन याद रखेगा यहां 4 देश हैं जिनका नाम है BBIN। क्या नाम है? BBIN। बी फॉर याद रखेगा दोस्तों, बी फॉर बांग्लादेश है। बी फॉर कौन है? बांग्लादेश है। और दूसरा बी का मतलब दोस्तों भूटान है, ठीक है। और आई माने दोस्तों याद रखेगा इंडिया को रखा गया है, और यन का मतलब क्या है? नेपाल है, याद रखेगा ये है। यहां अफगानिस्तान नहीं है, इसको कट करिए। यहां पाकिस्तान नहीं, इसको कट करिए। यहां म्यांमार नहीं दोस्तों, इसको कट करिए। तो जो आपका सही जवाब है कौन सा है? भारत, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, ये 4 ऐसे देश हैं दोस्तों जिनके बीच में अभी मोटर वाहन समझौता 2015 साइन किया गया है। एक बार दोस्तों ये पहले भी साइन किया जा चुका था, बट भूटान देश में दोस्तों रुक गया था जाकर के मामला, ठीक है, भूटान देश में रुक गया था। अभी भूटान देश का सर्वोच्च सम्मान दोस्तों पेल्दिखोरियो वो अभी मोदी जी को दिया गया, वो भी याद रखेगा। अच्छा, राजधानी कहां? भारत की राजधानी दिल्ली, बांग्लादेश का ढाका, भूटान का थिम्पू, नेपाल का काठमांडू। जरा ये भी गांठ मार लीजिए, ठीक है। अच्छे सवाल है। तो BBIN का नाम दोस्तों आप जरूर याद रखेगा। अच्छा, ये है क्या दोस्तों? है ये कि अभी कभी नेपाल के साथ अगर हमारा ट्रांसपोर्टेशन होता है ना, तो जो नेपाल से ट्रक चल के आती है भारत में नहीं आती, और भारत वाली ट्रक नेपाल में नहीं जाती है। भारत से अगर कोई चीज नेपाल भेजा जाता है तो बॉर्डर पर जाकर ट्रक रुक जाती है, वहां पर सामान ट्रांसफर किया जाता है, मतलब एक ट्रक से माल दूसरे ट्रक में लोड होता है, ठीक है, फिर वो अपने देश में लेके जाता है। लेकिन अगर ये पास हो जाता बिल ना, तो ये 4 देशों के बीच में ट्रक घूम पाएंगे, मतलब भारत की ट्रक बांग्लादेश में जा सकती है, बांग्लादेश की ट्रक भारत में आ सकती है, भारत का नेपाल में जा सकता है, नेपाल का भारत में आ सकता है, भारत का भूटान में जा सकता है, भूटान का भारत में आ सकता है, या फिर बांग्लादेश की ट्रक भारत होते हुए भी नेपाल जा सकती है। ऐसा भी कॉन्सेप्ट है, क्योंकि यह समझौता इन 4 देशों के बीच में हो रहा है, यह भी याद रखेगा, ठीक है। तो याद रखेगा, बस अभी कहानी है दोस्तों, अभी हस्ताक्षर हो गया है चारों देशों के द्वारा, बट अभी लागू नहीं हुआ है, ठीक है। करा BBIN मोटर वाहन समझौता ये जून 2015 में थिम्पू भूटान में दोस्तों इस पर हस्ताक्षर किया गया था। BBIN MVA मतलब जो मोटर व्हीकल है उसके लिए कह रहा है, ये 4 देशों में कार्गो और यात्रियों के परिवहन के लिए एक दूसरे देशों में अपने वाहनों को चलाने की अनुमति देने के लिए दोस्तों बनाया जा रहा है, याद रखेगा। लिख रहा है दूसरे देश के क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए
वाहनों को एक ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक परमिट दिया जाएगा और उस परमिट के आधार पर वो गाड़ियां दूसरे देश में ट्रेवल कर सकती हैं। तो काफी ज्यादा दोस्तों बढ़िया काम हो रहा है, ये भी याद रखेगा, गजब का है। मतलब इस तरह की चीजें होनी चाहिए ताकि जो आसपास के देश हैं उनके बीच में एक अच्छा कम्युनिकेशन बन सके, ठीक है, और लोगों को कोई दिक्कत ना हो। इसको पढ़िएगा आराम से। चलिए हम आगे लेके चलते हैं दोस्तों, बिल्स एंड एक्ट। जी हां दोस्तों, बिल्स एंड एक्ट से कुछ जुड़े हुए कुछ अच्छे सवाल बताता हूं, क्योंकि जब किसी विधेयक की बात आती है, किसी बिल की बात आती है, किसी अधिनियम की बात आती है, तब करंट अफेयर में हम लोग इन प्रश्नों को देखते हैं। तो कौन कौन से प्रश्न अभी चर्चा में चल रहे थे, हो सकता है क्योंकि कई दिनों से ऐसे सवाल नहीं आ रहे थे तो थोड़े पुराने सवाल हो गए होंगे, कोई बात नहीं। लास्ट टाइम दोस्तों मैंने क्या पढ़ा था और अंतिम 10 सवाल मैं गिन के पढ़ाने जा रहा हूं, उसको जरा ध्यान दीजिएगा। तो मोटर वाहन समझौता जो है दोस्तों, इस पे BBIN यानी बांग्लादेश, भूटान, भारत और नेपाल, ठीक है, ये 4 देशों ने अभी क्या किए, अपने हस्ताक्षर किए हैं, याद रखेगा। किस देश में अचानक ईंधन की कीमतों में बढ़ोतरी के कारण दोस्तों आपातकाल लगा दिया गया था, तो याद रखिएगा कजाकिस्तान में दोस्तों आपातकाल लगा था। हमारे पड़ोसी देश म्यांमार है दोस्तों, वहां भी अभी आपातकाल चल रहा है। वहां के जो सेना प्रमुख हलैंग थे, उन्होंने अपने आप को कार्यवाहक प्रधानमंत्री घोषित कर लिया। वहीं अगर हम अपने पड़ोसी देश अफगानिस्तान की बात करें तो सरकार वहां से फुर्र हो गई है, वहां तालिबानियों ने अपना कंट्रोल स्थापित कर लिया, नियंत्रण कर लिया, ठीक है। अगर हम अपने पड़ोसी देश श्रीलंका की बात करें तो 2022 के अंत तक वित्तीय जो कंडीशन उसकी बड़ी खराब चली, जिसकी वजह से वो क्या हो सकता है, वहां आपातकाल की कंडीशन लग सकती है। आपातकाल छोड़िए, दिवालिया होने की कगार पर जा रहा दोस्तों श्रीलंका, उसे भी याद रखेगा, ठीक है। तो कुछ अच्छे सवाल है, इनको भी ध्यान दीजिएगा। लिख रहा, चुनाव आयोग ने लोकसभा और विधानसभा चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों के लिए खर्च की सीमा बढ़ाकर कितना कर दिया, तो पहले जो 70 लाख था उसे बढ़ाकर 95 लाख कर दिया गया, और विधानसभा वालों के लिए 25 लाख था उसे बढ़ाकर 40 लाख कर दिया गया। तो यह भी याद रखेगा, यह भी बिल्स एंड एक्ट से जुड़ा हुआ अच्छा सवाल है। करा, किस देश ने महिलाओं के अधिकारों और हितों के संरक्षण पर दोस्तों कानून बनाया है, तो पहली बार दोस्तों ऐसा लगा कि कुछ अच्छा हो रहा है, ये चीन देश ने दोस्तों एक कानून बनाया है। हाल ही में किस राज्य द्वारा धर्मांतरण विरोधी बिल पारित किया गया, तो यह बिल जो है कर्नाटक राज्य सरकार के द्वारा पारित किया गया। बसवराज बोम्मई दोस्तों यहां क्या है, मुख्यमंत्री हैं, याद रखिएगा। BS येदियुरप्पा की इस्तीफा देने के बाद बसवराज बोम्मई यहां क्या बनाए गए थे, मुख्यमंत्री बनाए गए थे, और थावरचंद गहलोत जी यहां पर क्या है, वो यहां पर राज्यपाल है, ये भी याद रखिएगा। तो कर्नाटक ने दोस्तों ये बिल प्रस्तुत किया। एक सवाल और याद रखिएगा, हाल ही में लव जिहाद बिल किसने पारित किया, कौन सा, लव जिहाद बिल, कौन सा, लव जिहाद बिल दोस्तों किसने पारित किया था, तो ये गुजरात राज्य ने पारित किया था, ये भी आप याद रखिएगा। अच्छा सवाल है भी। करा, मॉब लिंचिंग बिल दोस्तों, मॉब वायलेंस और मॉब लिंचिंग बिल दोस्तों किसने पारित किया, ये झारखंड राज्य सरकार द्वारा पारित किया गया, ये भी याद रखिएगा। करा, किस राज्य ने 3 नए जिलों के नाम बदलने की घोषणा किया है, तो अभी नागालैंड ने किया है, वो भी याद रखिएगा। ऐसे ही 3 स्थान का नाम अभी मध्य प्रदेश में चेंज हुआ, वो भी याद रखिएगा। करा, मोदी जी ने महिलाओं की शादी की आयु की जो मंजूरी दिया दोस्तों 18 साल से बढ़ाकर 21 साल कर दिया गया। पहले हरविलास शारदा का कानून इस पर लागू था, अब जो है महिलाओं की शादी का उम्र वो 18 साल से बढ़ाकर 21 साल कर दिया गया। कहने का मतलब है कि अब 21 साल से पहले जो है महिलाओं की शादी नहीं हो सकती, एक कानून बन गया है, ठीक है। दिसंबर 2021 में किस राज्य द्वारा उच्च जातियों के एक सामान्य वर्ग आयोग बनाए जाने का दोस्तों निर्णय लिया गया, तो यह निर्णय लिया गया दोस्तों हिमाचल प्रदेश के द्वारा। जी हां दोस्तों, हिमाचल प्रदेश ने निर्णय लिया है, ठीक है। तो याद रखिएगा, अभी बिहार ने दोस्तों मांग कर रहा था कि हमारे राज्य को विशेष राज्य का दर्जा दे दिया जाए। यह भी एक अच्छा सवाल है, आपके पॉलिटिक्स से जुड़ा हुआ या कह दीजिए बिल्स एंड एक्ट से जुड़ा हुआ, ठीक है। चलिए आगे आते हैं अगले सवाल पर। अगला लिख रहा दोस्तों, हाल ही में किसने रूस के तेल और गैस क्षेत्र पर नए प्रतिबंध लगा दिए। जी हां दोस्तों, रूस के तेल और गैस क्षेत्र पर नए प्रतिबंध लगा दीजिए, और साथ ही साथ दोस्तों अमेरिका ने यह भी घोषणा किया कि हम रूस से तेल और गैस नहीं खरीदेंगे। जी हां दोस्तों, इसी के बाद तो रूस ने गजब का अनाउंसमेंट किया है, याद रखेगा। वैसे प्रतिबंध दोस्तों अमेरिका, ब्रिटेन और यूरोपीय संघ जो है दोस्तों, यूरोपियन यूनियन, इन तीनों ने लगाए दोस्तों। लेकिन याद रखेगा, एक सवाल और भी बता दूं कि इसके प्रतिबंध लगाए जाने के बाद रूस ने ऑफर किया है भारत को। जी हां दोस्तों, रूस ने ऑफर दिया किसको, भारत को, और 2 मामलों में ऑफर दिया दोस्तों कि आ जाओ भारत, हम तुमको मतलब जबरदस्त डिस्काउंट देने जा रहे हैं। जी हां दोस्तों, जबरदस्त डिस्काउंट देने जा रहे हैं। आ जाओ, तुम मुझसे तेल खरीद लो, आ जाओ तुम मुझसे गैस खरीद लो डिस्काउंटेड प्राइस पे, मतलब ऐसी प्राइस जो बहुत ज्यादा कम होगी, बहुत ज्यादा। भारत के लिए विशेष ऑफर है, ठीक है। और साथ ही साथ सोना
सोना भी खरीद सकते हो। जी हां दोस्तों, क्योंकि आप जान रहे होंगे दोस्तों, सोने का सबसे बड़ा रिजर्व जो है वो हालांकि है तो ऐसे चीन के पास, बट याद रखेगा रूस के पास भी बहुत अच्छा खासा रिजर्व है। और उसने जो है ऑफर किया है कि सोना हो जाए, तेल हो जाए, गैस हो जाए, बताओ भारत तुम्हें चाहिए क्या, हम तुमको डिस्काउंटेड प्राइस पर दे रहे हैं। ठीक है, तो एक बड़ा गजब का सवाल है, इसको भी आप याद रखेगा। बाकी देखिए यहां पर बहुत सारी बातें लिखी गई हैं, इन्हें आप पढ़ लीजिए, जिससे आपका थोड़ा बहुत काम चल जाएगा। ठीक है, बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देना। देखिए करंट अफेयर को मैं एक नए वे में पढ़ाना चाहता हूं। ठीक है, मैं नहीं चाहता आपके इस छोटे से दिमाग में ढेर सारा कूड़ा भर लो, नहीं चाहिए। कुछ बच्चे होते हैं जो लगते हैं पीएचडी करने, नहीं पीएचडी नहीं करना, आपको केवल उतनी बातें याद रखनी है जो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट हो। देखिए आप देखो ना, कभी स्टडी 91 के करंट अफेयर की क्लास उठा के देख लो, कवर पेज पे लिखा होता है 100 सवाल ताबड़तोड़, गिन लेना। क्या क्लास में नितिन सर 100 सवाल पढ़ाते हैं या नहीं पढ़ाते हैं? और 100 सवाल कितने मिनट में पढ़ाते हैं? कभी किसी दिन की आज तक का रिकॉर्ड है, मैंने करंट अफेयर में 100 सवाल 100 मिनट नहीं पढ़ाया है। 50 मिनट की क्लास भी बहुत रेयर ही तुमको मिलेगी, 50 मिनट भी नहीं। मतलब मैं चाहता हूं कि क्लास जो है ना, ये 35, 40, 42, 45 इसमें सिमट जाती है आकर के। सोचो 100 सवाल, एक सवाल 1 मिनट में भी नहीं लगता दोस्तों, उससे कम समय में 100 से ज्यादा सवाल आपको बता के चला जाता हूं। तो यार हमको स्मार्ट स्टडी करना है, कम समय में पूरा निचोड़ रखना है। और मेन पॉइंट ये है कि नितिन सर कितने मिनट में कितना पढ़ा रहे हैं, छोड़ो यार, मारो गोली, इससे कोई मतलब नहीं। ये बताओ आपको याद हुआ या नहीं हुआ, कमेंट करके बताओ। निवेदन आज सब बच्चे, मेरे जितने बच्चे हैं, कसम है मेरी, अगर आपने वीडियो देखा है, सुबह देखा, दोपहर देखा, शाम देखा, कोई लेना देना नहीं है। अगर आपने वीडियो देखा है तो प्लीज आज मेरे लिए कमेंट जरूर करिएगा, आपसे निवेदन है प्लीज। आप बाद में देखें वीडियो डाउनलोड करके, कोई दिक्कत नहीं, 2 दिन 4 दिन बाद देख लो तो भी दोस्तों आपसे निवेदन है कि कमेंट करके मुझे बताओ कि याद हुआ कि नहीं याद हुआ, याद हुआ कि नहीं याद हुआ, ये बताओ। ठीक है, आगे देखो, देश विदेश से जुड़े कुछ अच्छे सवाल देखते दोस्तों। इंटरनेशनल न्यूज, जी हां सुनिए, लिखा हाल ही में किसने रूस के तेल और गैस क्षेत्र पर नए प्रतिबंध लगा दिए? तो अमेरिका ने लगाया, ब्रिटेन ने लगाया और यूरोपियन यूनियन ने लगाया, तीनों ने लगाए, याद रखेगा। करा रूसी सेना द्वारा यूरोप के किस सबसे बड़े परमाणु ऊर्जा संयंत्र को अभी अपने नियंत्रण में ले लिया गया? तो इसका नाम है जपोरिजिया। क्या नाम है? जपोरिजिया परमाणु ऊर्जा संयंत्र दोस्तों, इसे रूस ने अपने कंट्रोल में ले लिया, जो कि यूक्रेन में स्थित था और यूरोप का सबसे बड़ा परमाणु ऊर्जा संयंत्र भी था। आगे लिख रहा दोस्तों, यूक्रेनी सरकार ने तुर्की सरकार से रूसी जहाजों की आवाजाही को प्रतिबंधित करने के लिए किस कन्वेंशन के तहत दोस्तों अपने अधिकारों के प्रयोग करने को कहा है? तो यहां एक कन्वेंशन था दोस्तों, मॉन्ट्रो कन्वेंशन, जिसका उपयोग तुर्की सरकार ने पहले भी द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान दोस्तों इसका उपयोग किया गया था, वो भी आप याद रखेगा। ठीक है, हाल ही में समाचारों में रहा फिनलैंडीकरण क्या है दोस्तों? तो याद रखेगा, एक मजबूत शक्तिशाली देश के द्वारा एक छोटे देश पर अपना नियंत्रण करना, यह फिनलैंडीकरण कहा जाता है। करा यूक्रेन पर रूसी आक्रमण में दुनिया के किस सबसे बड़े विमान को नष्ट कर दिया? तो इस विमान का नाम है एंटोनोव 225 मारिया। क्या नाम है? एंटोनोव 225 मारिया नाम है दोस्तों, तो इसको भी आप याद रखिएगा। ठीक है, नॉर्ड स्ट्रीम 2 एक गैस पाइपलाइन योजना है जो जर्मनी को बाल्टिक सागर होते हुए रूस से जोड़ेगी, क्योंकि जर्मनी तो वैसे यूरोप में है। तो याद रखेगा, जर्मनी को जोड़ेगा किससे? बाल्टिक सागर होते हुए रूस से जोड़ेगा। यह नॉर्ड स्ट्रीम 2 एक गैस पाइपलाइन योजना है, याद रखेगा। करा रूस और किस देश के तनाव के बीच बाबुस्का बटालियन चर्चा में रहा दोस्तों? तो बाबुस्का बटालियन यूक्रेन में है, यह भी याद रखेगा। यूएस और कौन सा देश एक संयुक्त हवाई अभ्यास स्कोप शाउट 22 कर रहे हैं? तो यूएस के द्वारा यह अभ्यास बांग्लादेश के साथ किया जा रहा है, यह भी याद रखेगा। करा भारत ने पर्यटन में द्विपक्षीय समझौतों को बढ़ावा देने के लिए किस देश के साथ एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है? तो ऑस्ट्रेलिया के साथ साइन किया है, जबकि ऑस्ट्रेलिया ने जापान के साथ एक रक्षा समझौता भी साइन किया, उसे भी आप याद रखिएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पर। लिख रहा, हाल ही में पाल दादवाओ हत्याकांड के 100 साल पूरे हुए। जी हां दोस्तों, 100 साल इसका पूरा हुआ। आपको पता होगा दोस्तों, पाल दादवाओ हत्याकांड पर इस बार एक झांकी भी प्रस्तुत किया गया था, और यह झांकी किसने प्रस्तुत किया था? तो गुजरात ने प्रस्तुत किया था। जी हां दोस्तों, गुजरात के द्वारा प्रस्तुत किया था। गुजरात में एक जगह दोस्तों साबरकांठा, क्या है? साबरकांठा एक जिला दोस्तों, उसी साबरकांठा में दोस्तों यह घटना घटित हुई थी। कहा जाता है जलियांवाले बाग कांड से भी दोस्तों बहुत ही दर्दनाक घटना थी। कब घटित हुआ था दोस्तों? तो याद रखेगा 1922 में। कब? 1922 में दोस्तों घटित हुआ था। साबरकांठा गुजरात में घटित हुआ था, और इस समय आंदोलन चल रहा था दोस्तों, एक ही आंदोलन। कौन सा था? एक ही आंदोलन के रूप में इसे हम जानते हैं, एक ही आंदोलन।
कभी परीक्षा में दोस्तों पूछ भी सकता है, बच्चे क्या होते हैं, एक का आंदोलन पढ़ के रटे होते हैं, आप एक ही आंदोलन भी जानिए। अच्छा, इस आंदोलन को शुरू किसने किया था, तो याद रखेगा इसको शुरू किया था मोतीलाल तेजावत ने। किसने शुरू किया था, मोतीलाल तेजावत ने शुरू किया था, ये भी ध्यान दीजिएगा। खैर, एक बार जब झांकी आई थी दोस्तों, गुजरात सरकार के द्वारा ये झांकी प्रस्तुत किया गया था, बट कोई अवार्ड वार्ड नहीं मिला। पॉपुलर चॉइस अवार्ड जो मिला वो महाराष्ट्र ने जीता, और सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार जो जीता वो उत्तर प्रदेश की झांकी ने जीता था। उत्तर प्रदेश से 2 झांकियां प्रस्तुत की गई थी, एक जिला एक उत्पाद, जिसे आप ओडीओपी कहते हैं, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोजेक्ट, और दूसरा था काशी विश्वनाथ कॉरिडोर। ठीक है, तो उसको भी ध्यान दीजिएगा। यहां जो संबंध है दोस्तों, ये एक ही आंदोलन संबंध है। बाकी खाम्भी सत्याग्रह भी दोस्तों कहां हुआ था, यह भी आपके गुजरात में हुआ था, इसको भी याद रखेगा। बहुत सारी बातें दोस्तों यहां पर लिखा हुआ है कि कैसे अंग्रेजों ने दोस्तों फायर किया, बहुत सारे लोग जो निहत थे वहां मौजूद थे, उन पर दोस्तों गोलियां चलाई गई। ठीक है, ये सारी बातें लिखी हैं, आप पढ़ सकते हैं। चलिए मैं आपको लेके चलता हूं दोस्तों प्लेसेस से जुड़े हुए कुछ अच्छे सवालों पर जो आपके परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो पहला प्लेस वाला सवाल यही है, ये आपका जो एक ही आंदोलन है, याद रखेगा, जो मोतीलाल तेजावत से संबंधित है, पाल दादवाओ हत्याकांड। अभी इसका 100 साल पूरा हुआ, और कब, 7 तारीख को, याद रखेगा 7 मार्च 1922 को यह घटना घटित हुई थी साबरकांठा गुजरात में, तो उसे भी याद रखेगा। हाल ही में किस स्थान पर एमएसएमई प्रौद्योगिकी केंद्र स्थापित किया जा रहा है दोस्तों, तो एमएसएमई प्रौद्योगिकी केंद्र जो दोस्तों, ये नोएडा नहीं है दोस्तों, ये नोएडा नहीं है। जल्दी से बताइए, ये एमएसएमई प्रौद्योगिकी केंद्र कहां बनाया जा रहा है, सोचिए, दिमाग पे जोर डालिए। एमएसएमई प्रौद्योगिकी केंद्र दोस्तों ये कहां बनाया जा रहा है, कहां स्थापित किया जा रहा है इस एमएसएमई प्रौद्योगिकी केंद्र को, यहां नोएडा नहीं, उत्तर है। जल्दी से सोचिए, बताइए। ऑप्शन दे दूं क्या, चलो ऑप्शन ले लो दोस्तों। ऑप्शन हो गया कर्नाटक में, महाराष्ट्र में और मध्य प्रदेश में। बताओ, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश। जी हां दोस्तों, बताओ, जल्दी से सोचो, जवाब दो। हाल ही में केरल का पहला कारवां पार्क कहां बन रहा है दोस्तों, तो कारवां पार्क इडुक्की जिले में बनाया जा रहा है, यह याद रखिएगा। ओलंपिक चैंपियनों के सम्मान में ओलंपिक बीथी या ओलंपियन बुलेवार्ड का निर्माण कहां किया जा रहा है। 1 किलोमीटर का एक ऐसा रास्ता होगा जिसके दोनों तरफ में दोस्तों ओलंपिक में जीते हुए चेहरे लगाए जाएंगे, ताकि लोग जाने, ऐसे सम्मान में किया जा रहा है, और ये दिल्ली में बनाया जा रहा है। ठीक है, करा भारत सरकार ने मध्य प्रदेश में किन 3 स्थलों के नाम बदलने की मंजूरी दे दिया, तो इसमें होशंगाबाद है, शिवपुरी और बाबई है। ठीक है, जिसमें बाबई बहुत फेमस है दोस्तों, यह भी आप याद रखिएगा। ठीक है, करा अर्धशुष्क उष्णकटिबंधीय के लिए अंतरराष्ट्रीय फसल अनुसंधान संस्थान की 50वीं वर्षगांठ का भी इनॉग्रेशन था दोस्तों। इनॉग्रेशन क्या था, यहां पे मोदी जी गए थे भाषण देने के लिए, तो याद रखेगा ये है कहां पर, ये तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में है। ठीक है, और हैदराबाद में मोदी जी उस समय उद्घाटन कर रहे थे संत रामानुजाचार्य की 216 फीट ऊंची प्रतिमा का, उसी समय की बात ये भी है। करा मोदी जी ने यही बता दिया आपको सवाल। जम्मू कश्मीर का पहला दूध गांव किसे घोषित किया गया, जेरी हैमलेट को। किसे, जेरी हैमलेट को। किस देश के इलियट में आयोजित 70वीं मिस यूनिवर्स, ये इजराइल में पड़ता है इलियट दोस्तों, और 70वीं मिस यूनिवर्स का खिताब जो जीता है वो हरनाज संधू ने जीता है, जो कि भारत के चंडीगढ़ की रहने वाली हैं। भारत 22 साल बाद जाकर दोस्तों ये मिस यूनिवर्स का खिताब जीता। इसके पहले सन 2000 में लारा दत्ता ने जीता था, और 1994 में सुष्मिता सेन ने जीता था। अच्छा, इस साल का दोस्तों मिस वर्ल्ड का खिताब किसे दिया गया दोस्तों, तो साइलिन फोर्ड को दिया गया, वो भी याद रखेगा। ठीक है, करा है पेरुमला पेरुन्नल दावत, ये किस राज्य से संबंधित है, तो आपके केरल राज्य से संबंधित है, यह भी आप याद रखेंगे। ठीक है, चलिए आज के आखिरी सवाल पर आते हैं, जो कि देखते हैं क्या है। करा स्कॉच स्टेट ऑफ गवर्नेंस रैंकिंग 2021 में किस राज्य को पहला स्थान मिला, स्कॉच स्टेट ऑफ गवर्नेंस रैंकिंग। अगर स्कॉच की बात की जाए दोस्तों, तो कुछ दिन पहले पश्चिम बंगाल को 4 स्कॉच अवार्ड दिया गया था। क्या दिया गया था, पश्चिम बंगाल को 4 स्कॉच अवार्ड दिया गया था, बट याद रखेगा इससे इसका कोई संबंध नहीं है दोस्तों। ये स्कॉच स्टेट ऑफ गवर्नेंस रैंकिंग जो आई दोस्तों, इसमें आंध्र प्रदेश दोस्तों टॉप पर आया है, और लगातार दूसरे वर्ष, जी हां दोस्तों, लगातार दूसरे वर्ष दोस्तों, दूसरे वर्ष से टॉप पर रहा, याद रखेगा। आंध्र प्रदेश का यहां पहला स्थान है, इसे आप ध्यान दीजिएगा। तेलंगाना भी मत करेगा दोस्तों, तेलंगाना का नाम आया था अभी कब, जब ओडीएफ प्लस सूची जारी की गई थी। ओडीएफ प्लस शौच मुक्त गांव की सूची जारी हुई थी, शौच मुक्त गांव की बात की गई थी दोस्तों, और इसमें टॉप पर कौन था, जहां पर सबसे ज्यादा गांव शौच मुक्त थे, याद रखेगा, उसमें तेलंगाना का नाम आया था, ये आप याद रखेंगे। ठीक है, तो यहां आपका उत्तर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। बाकी देखिए, आंध्र प्रदेश को पुलिस और सुरक्षा, कृषि और जिला प्रशासन और ग्रामीण विकास में शीर्ष स्थान मिला है। लगातार दूसरे वर्ष गवर्नेंस में दोस्तों इसने पहला स्थान कायम किया। परिवहन में दोस्तों आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र के बाद तीसरे स्थान पे, यह भी याद रखेगा। ठीक है, 2018 में आंध्र प्रदेश दूसरे स्थान पे था, बाद में 2019 में चौथे स्थान पर खिसक गया था। ठीक है, इस बार फिर से अपना तीसरा स्थान लेकर आया है, तो ये भी देखिएगा। तो यहां
बहुत सारा डेटा है उसको भी पढ़ सकते हैं। चलिए बात रैंकिंग की आ गई है तो एक बार रैंकिंग के सवालों का उलटफेर कर लिया जाए। पहला स्कॉच स्टेट ऑफ गवर्नेंस रैंकिंग, इसमें आंध्र प्रदेश टॉप पर है। पूर्ण टीकाकरण मिशन इंद्रधनुष जो चल रहा है 4.0, इसमें उड़ीसा राज्य टॉप पर है। सतत विकास सूचकांक में जो रैंकिंग आया दोस्तों भारत का, वो 3 पायदान नीचे खिसक गया है। भारत का स्थान 120वां है। क्या है? 120वां। 8 प्रमुख उद्योगों के सूचकांक में सबसे अधिक प्रभार जो दिया गया है विद्युत उत्पादन को, दूसरा दिया गया, पहला दिया गया फर्टिलाइजर इंडस्ट्री को। किसे? फर्टिलाइजर इंडस्ट्री को पहला स्थान दिया गया है, तो ये भी आप याद रखेंगे, ठीक है। बौद्धिक संपदा सूचकांक में भारत का स्थान 43वां है। हरून इंडिया वेल्थ रिपोर्ट में भारत को बताया गया दोस्तों 11% की वृद्धि किया है करोड़पति परिवारों की सूची में, और भारत दुनिया का तीसरा ऐसा देश है जहां पर सबसे ज्यादा करोड़पति परिवार रहते हैं। सौभाग्य योजना, सौर विद्युतीकरण योजना में राजस्थान राज्य अव्वल है, नंबर 1 पर है। टॉम टॉम ट्रैफिक इंडेक्स के अनुसार भारत का सबसे भीड़ भाड़ वाला शहर कौन सा है? तो याद रखेगा मुंबई है। द इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट के अनुसार डेमोक्रेसी इंडेक्स में भारत का स्थान 46वां है। लोकतंत्र सूचकांक जिसमें पहले भारत का स्थान 53वां था, अभी 46वां स्थान है। प्रेस स्वतंत्रता रिपोर्ट में जम्मू कश्मीर राज्य दोस्तों टॉप पर है, और दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेताओं की सूची में मोदी जी का नाम दोस्तों टॉप पर चल रहा है, तो ये भी आप याद रखेंगे, ठीक है। इस तरह से आज के 10 सवाल पूरे हुए। उम्मीद करता हूं आपको काफी अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। दोस्तों आइए आप विश्वास करिए, भरोसा कीजिए, अगर आप तैयारी कर रहे हैं लेखपाल परीक्षा की, बीडीओ परीक्षा की, सुपर टेट परीक्षा की, नेट जेआरएफ का, या फिर किसी भी राज्य की किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो एक मौका स्टडी 91 को जरूर दीजिए। ये हमारे हेल्पलाइन नंबर हैं, इन पर कॉल करके आप संपर्क कर सकते हैं। देखिए संपर्क करेंगे तो फायदा आपका रहेगा, नहीं करेंगे तो भी फायदा आपका रहेगा, ठीक है, क्योंकि आप वही करते हैं जो आप चाहते हैं, है कि नहीं। तो चलिए आज के साथ आज के क्लास यहीं समाप्त होती है। मिलते हैं दोस्तों अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। और वो कमेंट वाली बात मत भूल जाइएगा, निवेदन आप सभी से, कमेंट भी करिए, लाइक भी करिए, और कोशिश करिए यार वीडियो शेयर करने की। आपको नहीं लगता कि आपके अपने वीडियो जो आप इतना पसंद करते हैं वो वीडियोज़ के व्यूज इतने कम आते हैं? चिंता तो हमें भी होती है, लेकिन क्या फ़र्क पड़ता है, ठीक है। खैर इच्छा होती है कि कुछ ज़्यादा चलेगा तो बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन आप तभी शेयर करेंगे जब आपका मन करेगा, और आपका मन कब करेगा मुझे नहीं पता, लेकिन मैं आपका मन करा के मानूंगा, ठीक है, ये मेरी जिद है। चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।